नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब बढ़िया होंगे। तो मैं अंकित गंगवार आप सभी लोगों का इस प्यारी सी क्लास में बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ। भाई सभी लोग जल्दी-जल्दी से जो है क्लास को बढ़िया तरीके से देख लीजिएगा और इसमें बहुत बढ़िया तरीके से हम लोग क्वेश्चंस को करेंगे, ठीक है भाई? चलिए, तो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। कल मैं सारी बातें आप लोगों को बता चुका हूँ क्लास के बारे में कि कैसे करके हम लोग क्या करने वाले हैं। तो आपने अगर वो क्लास देखी है, तो आपको अच्छी तरीके से सारी बातें ध्यान होंगी। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग सीधा क्वेश्चन पे चलते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन तक हम लोग कल कर चुके थे और अब हम लोग आगे के क्वेश्चंस को करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। ये क्वेश्चन नंबर 24 है, जो कि आज का हमारा पहला क्वेश्चन रहने वाला है। ठीक है, पहला प्रश्न। तो चलिए जरा आंसर कीजिएगा, वीडियो पॉज करके आप लोग आराम से इसका आंसर करिएगा। चलिए, तो क्वेश्चन पढ़ते हैं। कह रहा है दिस फर्नीचर्स हैज बीन टेकन ऑन हायर फॉर द फंक्शन इन द कॉलेज। अब इस क्वेश्चन में आपको क्या गलती नजर आ रही है? तो आपको याद होगा, मैंने आपको कल की क्लास में भी बताया था कि भाई जो अनकाउंटेबल नाउन होते हैं ये हमेशा सिंगुलर तरीके से यूज़ किए जाते हैं, क्योंकि हम इनको गिन नहीं सकते। अब जब ये सिंगुलर तरीके से काउंट किए जाते हैं तो इनके लिए जो हम वर्ब यूज़ करते हैं वो भी कैसी होती है भाई? सिंगुलर वर्ब होती है। वो भी कैसी होती है? सिंगुलर वर्ब होती है। तो आप मुझे बताओ, जो ये फर्नीचर है ये कैसा नाउन है? तो आप कहेंगे भैया जी, घर के अंदर जितनी भी चीज़ें होती हैं, चाहे वो आपका सोफ़ा हो, चाहे वो आपकी चेयर हो, टेबल हो, या कोई भी ऐसी चीज़, चाहे वो बेड हो, तो कोई भी चीज़ जो कि आपकी लकड़ी से बनी हुई है, चाहे वो वार्डरोब हो, ठीक है, ये सारी की सारी चीज़ें जो भी आपके घर में लकड़ी से बनी हुई होती हैं, वो सारी की सारी फर्नीचर के अंदर आ जाती हैं मेरे भाई। ठीक है ना? यानी जो भी मतलब आपके घर में जो भी जो सामान है, मोस्टली जो चीज़ें हैं वो फर्नीचर के अंदर आ जाती हैं, जो भी लकड़ी वगैरह से बनी हुई होती है। सोफ़ा वगैरह ये सारी चीज़ें एटलीस्ट इंक्लूड हो जाती हैं उसके अंदर। ठीक है भाई? तो फर्नीचर के अंदर बहुत सारी चीज़ें आती हैं और हम उसको काउंटेबल नेचर में यूज़ नहीं करते, अनकाउंटेबल नेचर में यूज़ करते हैं। तो जब अनकाउंटेबल में यूज करते हैं तो आप मुझे बताओ, यहां फर्नीचर का फर्नीचर्स कैसे कर दिया? गलत नहीं हो जाएगा क्या? तो आप कहेंगे भैया जी बिल्कुल हो जाएगा, यहां पर जो ये एस लगा रखा है ये नहीं आएगा। तो ये एस इसमें से हटा दीजिए, काम ठीक हो जाएगा। ठीक है, सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब मैं आपको एक बात यहां पे और बताने वाला हूं जो कि बढ़िया है, आप उसको भी ध्यान से समझिएगा जरा। ठीक है मेरे भाई, चलिए, तो ये पहला क्वेश्चन हो गया हमारा। इसका मैं एक और लॉजिक आपके सामने अभी क्लियर करूंगा, आप उसको भी देखिएगा ध्यान से। इसमें एक बात और समझिएगा प्यारे भाई, एक बात ये समझिए, ये तो मैंने आपको कॉन्सेप्ट से इसका आंसर निकाल के बता दिया कि भाई जो आपका ये फर्नीचर वर्ड होता है ये अनकाउंटेबल होता है। तो अनकाउंटेबल होता है तो इसको प्लूरल थोड़ी ना करेंगे, वो तो हमेशा सिंगुलर यूज होता है। लेकिन एक चीज और भी आप अगर इसमें नोटिस करोगे, तो कल मैंने आपको ये चीज बताई थी कि जो दिस होता है आपका, ये मेरे भाई आपका एक सिंगुलर एक तरीके से डेटर्मिनर होता है, या आप इसको सिंगुलर एडजेक्टिव भी कह सकते हैं, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। तो ये दिस होता है और इसका अगर आपको प्लूरल चाहिए तो वो मेरे भाई क्या हो जाता है? दीज हो जाता है। अब आप ये समझने की कोशिश कीजिए, जो ये दीज होता है, दिस और दीज, ठीक है, दिस और दीज, ये जो चीज़ें होती हैं मेरे भाई, इसमें आप ये समझिएगा, जो दिस होता है जब ये सिंगुलर होता है तो ये सिंगुलर आपका एडजेक्टिव है, तो इसके साथ नाउन भी तो सिंगुलर आना चाहिए, बट यहाँ पे एस लगा रखा है। तो आप ये भी एक लॉजिक लगा के क्वेश्चन को कर सकते थे। बाकी जो भी दोनों में से लॉजिक आपके माइंड में वहाँ पे आ जाता एग्जाम में, उससे ही क्वेश्चन आराम से हो जाता। आप काउंटेबल अनकाउंटेबल की तरीके से भी इसको कर सकते थे, और यहाँ पे इस दिस डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव को भी देख के कर सकते थे। ठीक है, वो आपका मन था कि आप इसको किस तरीके से अटेम्प्ट करते पेपर में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ये है क्वेश्चन नंबर आपका 25 है, लेकिन आज का क्वेश्चन नंबर 2 है। करिए आंसर। क्वेश्चन पढ़िए। कह रहा है दे हैड टू वेट फॉर द लगेजेस टू बी पुट इनटू द कैब बिफोर दे देमसेल्फ गॉट इनटू इट। मतलब वो ये कह रहा है कि भाई उनको इंतजार करना पड़ा अपने लगेज का
टू बी पुट इनटू, रखे जाने का कैब के अंदर, बिफोर दे देमसेल्फ गॉट इनटू इट, जब तक कि वो उसमें खुद नहीं बैठ गए तब तक। भाई आपने देखा होगा कि जो टैक्सी वाला होता है या जो कैब वाला होता है वो आपको तब तक अपना सामान टैक्सी में नहीं रखने देगा जब तक आप खुद ना बैठ जाए। तो वही वाली बात यहाँ पे लिखी हुई है, लेकिन इस क्वेश्चन का आंसर करने के लिए आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। आपको याद होगा मैंने सारे के सारे अनकाउंटेबल नाउन जिनसे एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है वो लिस्ट मैंने आपको प्रोवाइड कराई थी, और उसमें आपका लगेज वर्ड भी इंक्लूड था। आपको ध्यान होगा लगेज, बैगेज, ये सारे वर्ड्स मैंने आपको वहां बताए थे। तो इनकी खास बात होती है, आप जो भी सामान पैक करके लेके जाते हैं कहीं पे भी, जैसे आप ट्रैवल कर रहे हैं और जो भी आपके पास सामान है वो सारा का सारा लगेज कहलाएगा। ऐसा नहीं कि ज़्यादा सामान है तो आप लगेजेस कर दोगे, गलत हो जाएगा, क्योंकि लगेज जो होता है ये आपका अनकाउंटेबल नाउन होता है प्यारे साथी। और जब ये अनकाउंटेबल होता है तो इसको ये प्लूरल कैसे कर दिया, तो यहाँ पे लगेजेस नहीं होगा, बस यही गलती है, बाकी सारी बातें यहाँ पे ठीक है। ठीक है भाई, बाकी सारे बातें यहाँ पे क्या है, ठीक है, केवल यही गड़बड़ है भाई। चलिए बहुत बढ़िया, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब इस क्वेश्चन को देखिए जरा ध्यान से। कह रहा है द पब्लिक्स आर नॉट सेटिस्फाइड विद द न्यू एक्ट। बताइए क्या क्वेश्चन में कोई गड़बड़ है या सारी चीजें आपको सही नजर आ रही हैं, बताइए जरा। देखो इस क्वेश्चन के अंदर गड़बड़ क्या है, बिल्कुल सेम वही चीज है। आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि जो आपका लोग होते हैं, लोगों से मिलकर ही मेरे भाई पब्लिक बनेगा, लोगों से मिलकर ही पब्लिक बनेगा। ठीक है, लोगों से मिलकर ही पब्लिक बनेगा। तो जब बहुत सारे लोग होंगे तो वो मिलकर पब्लिक बनाएंगे ना। तो यहां पे याद रखना ये जो पब्लिक्स आपने कर रखा है ये वर्ड गलत हो जाएगा, क्योंकि जो आपका पब्लिक वर्ड होता है वो ऑलरेडी मेरे भाई क्या होता है, ये आपका ऑलरेडी प्लूरल होता है। ऐसे ही एक वर्ड होता है इलेक्टोरेट, मतदाता, ये भी मेरे भाई आपका कैसा होता है, प्लूरल होता है। तो ये दोनों वर्ड आपको ध्यान रखने हैं, एक तो ये पब्लिक और एक मेरे भाई ये इलेक्टोरेट। ये भले ही आपको दिखने में लग रहे होंगे सिंगुलर जैसे, लेकिन असल में ये होते क्या हैं, प्लूरल होते हैं। ऐसे ही आपका एक और भी होता है पुलिस, एक और भी होता है मेरे प्यारे साथी पुलिस, ये भी होता है, ये भी आपका इसी कैटेगरी के अंदर है। ये भी दिखने में लगता सिंगुलर है बट होता कैसा है, प्लूरल होता है। तो यहां पे पब्लिक्स करने की जरूरत नहीं है, पब्लिक बोलेंगे द पब्लिक आर नॉट सेटिस्फाइड विद द न्यू एक्ट, सिंपल सी बात है। चलिए बहुत बढ़िया, तो यहां पर जो गड़बड़ हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, ये एस नहीं लगेगा, बाकी सारी चीजें यहां पर भी क्या है, ठीक है, ये एस नहीं लगेगा। ठीक है भाई, चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, जरा इसका आंसर कीजिए। देखो भाई यहां पे मैं एक तरीका आपको सिखाऊंगा और आप उसको देख के आसानी से आंसर कर दोगे। क्वेश्चन पढ़ो पहले तो। कह रहा है एन 8 years ओल्ड गर्ल हैज मेड दिस ब्यूटीफुल पेंटिंग। अब इस क्वेश्चन में आपने पढ़ा तो आप मुझे बताइए ऐसी कौन सी जगह है जहां पे आपको गलती नजर आई। तो आप कहेंगे भैया जी आपने हमें एक बात बताई थी, बहुत प्यारी सी बहुत छोटी सी बात आपने बताई थी कि कभी भी जो सिंगुलर और प्लूरल करना होता है, कभी भी जो सिंगुलर और प्लूरल करना होता है वो हमेशा हम किसका करते हैं मेरे भाई, नाउन का करते हैं या फिर प्रोनाउन का करते हैं या फिर मेरे भाई हम किसका करते हैं, वर्ब का करते हैं। एडजेक्टिव का कभी भी सिंगुलर प्लूरल थोड़ी ना करते हैं यार। तो आप जरा मुझे देखकर बताओ कि यहां पर देखो कह रहा है एन 8 years ओल्ड गर्ल, तो मेरे प्यारे साथी गर्ल यहां मेन नाउन है जो कि सिंगुलर है, तो देखो वर्ब भी यहां पे सिंगुलर आई हुई है। लेकिन उससे पहले ये जो भी चीजें इसमें इंक्लूड कर रखी हैं प्यारे साथी, ये सारी की सारी अपने आप में क्या है, एडजेक्टिव, और मेरे भाई इसके अंदर एडवर्ब इंक्लूड है और कुछ नहीं है इसके अंदर। समझ पा रहे हो ना, ये 8 years ओल्ड ये इसकी एडवर्ब है और ये 8 years इसके लिए किसका काम कर रहा है, एडजेक्टिव का। तो मैंने कहा एडजेक्टिव को आपको मेरे भाई क्या करना होता है, कभी भी सिंगुलर प्लूरल नहीं करते, उसको वैसा ही लिखा रहने देना होता है। तो यहां पे जो आपने ये ईयर्स कर रखा है ये चीज गलत हो जाएगी। आप नॉर्मल बोलेंगे एन 8 year ओल्ड गर्ल, यानी 8 साल की लड़की, 8 सालों की लड़की नहीं, वो गलत हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पे जो ये ईयर्स आपने कर रखा है ये गलत हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। ठीक है भाई, अब एक बात और समझ लो। अब मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं, आप मुझे इस क्वेश्चन के अंदर बताइएगा क्या आप इस क्वेश्चन में भी ऐसा करेंगे जैसे मैंने लिखा
आई एम, और फिर मैंने लिखा 20। ये कलर आपको दिख नहीं रहा होगा, सॉरी, कि कलर चेंज करते हैं भाई, इस वाले कलर से लिखते हैं। आई एम अ 20, ये ए हटाओ यहाँ से, इसको रिमूव करते हैं, ठीक है, इसकी ज़रूरत नहीं है, नॉर्मल लिखते हैं 20 ईयर, और मैंने फिर लिखा ओल्ड। अब मुझे ज़रा एक बात ये बताओ, इस वाले क्वेश्चन में क्या मैंने जो अभी लिखा है वो बिल्कुल ठीक है? क्या कोई गलती है इस क्वेश्चन में अभी? तो आप कहेंगे जी भैया जी, इस क्वेश्चन में अभी गलती है। क्या गलती है वो समझाता हूं। आप नोटिस करो, इस वाले क्वेश्चन के अंदर मैंने ओल्ड के बाद कोई भी नाउन यूज नहीं किया। यहां नाउन दे रखा था लेकिन मैंने यहां कोई भी नाउन नहीं रखा, यानी ये ओल्ड तो एडवर्ब है, लेकिन इससे पहले जो ये ईयर वर्ड है ये 20 के लिए नाउन का काम कर रहा है प्यारे साथी। और मैंने आपको क्या बताया था कि कभी भी जो आपकी काउंटिंग होगी वो एक से ज्यादा होगी तो उसके बाद अगर कोई नॉर्मल नाउन आ रहा है तो वो प्लूरल सेंस में आएगा, तो यहां पे ईयर नहीं लगाएंगे, आप ईयर्स लगाएंगे, तब बात ठीक बनेगी। तो आई एम 20 ईयर्स ओल्ड, ना कि 20 ईयर ओल्ड। हां, अगर ओल्ड के बाद कोई नाउन लग रखा होता तो ये नाउन होते हुए भी नाउन का काम करता ही नहीं, क्योंकि फिर वो क्या काम करता, ये यहां पे ये हमने इसका एस क्यों नहीं लगाया, क्योंकि यहां ये नाउन होकर भी नाउन का काम नहीं कर रहा है, एडजेक्टिव का काम कर रहा है। इस वजह से मेरे भाई हमने यहां पे एस नहीं लगाया इसके अंदर, लेकिन इसके अंदर ऐसा करना पड़ेगा क्योंकि ये नाउन का ही काम कर रहा है यहां पे। तो ये चीज ध्यान रखना, एग्जामिनर दोनों पे बेस्ड क्वेश्चन पूछता है, तो इसीलिए मैंने दोनों का ही लॉजिक आपको बता दिया। ठीक है प्यारे साथी, चलिए बहुत बढ़िया। फिलहाल आंसर हमारा किस पार्ट में है भाई, बी वाले पार्ट में, यहां से ये हटा दो, बस बात खत्म। चलिए आगे चले जी, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये बताओ, नेक्स्ट क्वेश्चन छोटा सा क्वेश्चन है, आसानी से आंसर कर दोगे। बताओ क्या होगा आंसर। क्वेश्चन पढ़ो, कह रहा है ही लॉजेस हिज टेम्पर्स ऑन द स्लाइटेस्ट प्रोवोकेशन। इस क्वेश्चन में क्या गलती आपको नजर आ रही है प्यारे साथी? तो फिर से वही चीज मैं बार बार बता रहा हूं, एक बार आप जो एक तरीके से अनकाउंटेबल नाउन होते हैं उनको पहचानना सीख लो। भाई अनकाउंटेबल का मतलब होता है कि उस चीज को आप गिन नहीं सकते। और नॉर्मली ऐसा देखा जाता है कि एग्जामिनर जो क्वेश्चन पूछता है वो ऐसी चीजों से ज्यादा पूछता है जो आपकी फीलिंग से रिलेटेड होती है। भाई टेम्पर का मतलब क्या होता है, गुस्सा होना, गुस्से के लिए दिखाता है ये वर्ड। अब गुस्सा होना ना एक प्रकार का इमोशन टाइप का एक फीलिंग है आपकी, गुस्सा होना, एंगर जो है वो एक फीलिंग है मेरे भाई। तो अब फीलिंग वाली जो चीजें होती हैं वो अब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंदर आती हैं, और मैंने कहा था जितने भी अब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं वो सारे के सारे अनकाउंटेबल होते हैं। तो प्यारे साथी क्या ये टेम्पर अनकाउंटेबल नहीं होगा, गुस्सा अनकाउंटेबल नहीं होगा? तो आप कहेंगे भैया जी बिल्कुल होगा। तो यहां पर ये जो एस लगा रखा है यही चीज गलत है, बाकी सारी चीजें ठीक है, बस यही गड़बड़ है। अब मैं इसलिए ये क्वेश्चन करा रहा हूं मेरे प्यारे साथी, एक बात ये ध्यान रखना, सारे के सारे क्वेश्चन पीवाईक्यू हैं। मैंने कोई भी क्वेश्चन अपने पास से क्रिएट नहीं किया है, सारे के सारे पीवाईक्यू हैं, किसी ना किसी एग्जाम में पूछे गए हैं एसएससी के। ये समझ पा रहे हो? चलिए बहुत बढ़िया, तो आप समझ जाओ कि किस तरीके के क्वेश्चन पूछता है नाउन चैप्टर से, जब भी पूछता है तो ऐसे ही क्वेश्चन मिलेंगे नाउन चैप्टर से जब भी पूछेगा। तो नेक्स्ट आ जाओ, जरा बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। ये है क्वेश्चन नंबर 29, बताओ इसका आंसर। क्वेश्चन पढ़ो, कह रहा है द मैन प्लेड द फ्लूट एंड लेड ऑल द माउस आउट ऑफ द टाउन। अब सबसे पहले आप ये समझने की कोशिश करो, जो ये आपका ऑल है, वैसे तो यहां पे और कोई जगह पे कोई गड़बड़ नहीं है, बाकी सारी चीजें ठीक है, यहां तक पूरा मामला ठीक है, लेकिन इसमें जो गड़बड़ है वो पता है कहां हुई है? यहां पर ये लेड, ये सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है, कहीं इसको समझो कि भैया जी एस क्यों नहीं लगाया इसमें, ये देखो सेकंड फॉर्म है, तो यहां पर भी सेकंड फॉर्म होगी, पास्ट पास्ट का रिलेशन बनेगा, टेंथ चैप्टर में बहुत अच्छे से बताया ये। अब यहां पे आप ये नोटिस करो, ये जो ऑल आपको दे रखा है ये मेरे प्यारे साथी क्या है, एक ये डेटरमिनर है। अब इसकी खास बात ये होती है कि ये जो ऑल डेटरमिनर दे रखा है ये आपका काउंटेबल के लिए भी आ जाता है
और ये आपका अनकाउंटेबल के लिए भी आ जाता है। अब दोनों के लिए जब आ जाता है तो आपको याद रखना है, अनकाउंटेबल के साथ तो कोई दिक्कत नहीं है भाई, ऑल लगा दो, सारा का सारा हो जाएगा, कंप्लीट का सेंस देने लगेगा। लेकिन जब काउंटेबल सेंस में आप ऑल को यूज करेंगे तो आपको इसको काउंटेबल नाउन को हमेशा ऑल के साथ में कैसा यूज करना होगा, प्लूरल सेंस में यूज करना होगा। यानी ऑल एक ऐसा डिटरमिनर या एडजेक्टिव है कि जब भी आप इसको यूज करेंगे और इसके बाद कोई काउंटेबल नाउन लगाना पड़ा तो वो हमेशा प्लूरल सेंस में यूज होगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? बिल्कुल समझ में आनी चाहिए। तो भाई अब आप मुझे एक बात बताओ, क्या चूहे जो होते हैं क्या हम उनको गिन नहीं सकते? तो आप कहेंगे भैया जी बिल्कुल गिन सकते हैं, लेकिन हाँ, आपको ये बात जरूर पता होनी चाहिए, ये जो माउस वर्ड दे रखा है ये दो सेंस में मीनिंग करता है। अब आप कहेंगे भैया जी दो मीनिंग है इसके, कौन कौन से? देखो, एक तो चूहे वाला इसका मीनिंग है, चूहा के सेंस में ये मीनिंग करता है, और एक आप जानते हैं कि ये कंप्यूटर के सेंस में भी मीनिंग करता है, यानी कंप्यूटर का एक डिवाइस भी होता है, उसको भी मेरे भाई क्या कहते हैं, माउस कहते हैं। तो अब दोनों का जो प्लूरल है वो अलग अलग बनता है, और आपको याद होगा मैंने बहुत अच्छे से बनाना बताया भी था। तो फिलहाल तो अगर हम बात करें, यहां पे माउस जो है वो मेरे भाई उसको शहर से बाहर निकाल दिया, यानी एक व्यक्ति था, उसने बांसुरी बजाई और सारे के सारे जो माउस थे, सारे के सारे जो चूहे थे, उनको क्या कर दिया, उसने शहर से बाहर निकाल दिया। तो यहां कंप्यूटर वाले की तो बात ही नहीं हो रही है, यहां तो ये नॉर्मल चूहे की बात कर रहा है। और अगर चूहे की बात कर रहा है तो इसका प्लूरल भी हम किस तरीके से बनाएंगे, चूहे की तरीके से बनाएंगे। तो प्यारे साथी, माउस अभी ये जो लिखा हुआ है वो सिंगुलर सेंस में है, हमें इसका प्लूरल बनाना होगा तो क्या हो जाएगा, माइस हो जाएगा। बताया था ना, ऐसे ही लाउज होता है, लाउस का प्लूरल भी क्या होता है, लाउस का लाइस हो जाता है। ये जू होती हैं जो बालों में पड़ जाती हैं, ये सारी चीजें मैंने आपको बता रखी हैं बहुत अच्छे से। ठीक है मेरे प्यारे साथी, चलिए अब मैं आपको बताता हूं कि यहां पर माउस नहीं आएगा, क्या आएगा, माइस आएगा। ये आएगा आपका आंसर। किस पार्ट में भाई गड़बड़, ये रही पहले वाले पार्ट में। ए ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ए ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, एक चीज और समझिएगा यहां पे, जैसे अगर माउस को हमने चूहे के सेंस में यूज किया है तब तो इसका प्लूरल माइस हो गया, लेकिन अगर ये कंप्यूटर डिवाइस के सेंस में यूज होगा तब इसका प्लूरल की अगर आपको जरूरत पड़ी तो वो क्या बन जाएगा मेरे प्यारे साथी, माउसेस बन जाएगा। वो क्या बन जाएगा, माउसेस बन जाएगा। तो दोनों आपको ध्यान रखने हैं, ये मैंने इसका चूहे के सेंस में बना के दिखाया है और ये मैंने इसका कंप्यूटर के सेंस में बना के दिखाया है, कंप्यूटर डिवाइस के सेंस में। तो दोनों में ही आपको पता होना चाहिए, क्योंकि कई बार क्या होता है, क्वेश्चन पूछ लेता है कंप्यूटर वाला और हम उसका प्लूरल बना देते हैं ये वाला, तो वो गलत हो जाएगी चीजें। आपको दोनों पता होनी चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। ये क्वेश्चन मैं आपको पहले भी करा चुका हूं और आज फिर से आप लोगों के सामने आ चुका है। करिए जरा इसका आंसर, क्या होगा भाई इस क्वेश्चन का आंसर, जरा चलिए करिए जरा इसका आंसर। कह रहा है सी स्पीक्स वेरी हाईली ऑफ बोथ हर डॉटर इन लॉज। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, ध्यान से करना है। देखो, इस क्वेश्चन में अगर आप नोटिस करोगे, सी आपका सिंगुलर सब्जेक्ट है तो उसके साथ आने वाली वर्ब भी सिंगुलर होगी, और आप जानते ही हैं कि वर्ब का सिंगुलर प्लूरल कैसे किया जाता है। देखो, वर्ब जब अपनी बेस फॉर्म में होती है, सिंगुलर प्लूरल बता रहा हूं वर्ब का कैसे पहचानते हैं, जब वर्ब अपनी बेस फॉर्म में होगी तो वो हमेशा कैसी होगी, प्लूरल होगी। लेकिन अगर वर्ब में आपने एस या ईएस लगा दिया, अगर वर्ब में आपने एस या फिर ईएस लगा दिया तो जो वर्ब आपकी होगी वो कैसी बन जाएगी, सिंगुलर बन जाएगी। तो ये वर्ब का सिंगुलर प्लूरल पहचानना हो गया। लेकिन यहां पर तो ये चीज ठीक है, क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर वर्ब आएगी। वेरी हाईली ये अपने आप में एडवर्ब वाला पार्ट है। ऑफ प्रेपो दे रखा है, उसके बाद बोथ हर डॉटर इन लॉज, ये पूरा का पूरा इसका क्या हो जाएगा, ऑफ प्रेपो का ऑब्जेक्ट हो जाएगा। अब आप नोटिस करो, इसमें जो नोटिस करने लायक बात है वो मैं आपको बताता हूं मेरे प्यारे साथी। इसमें नोटिस करने लायक बात है वो है ये कंपाउंड नाउन। आपको याद होगा कंपाउंड नाउन वाला क्वेश्चन कल भी आया था, और वहां मैंने आपको एक कंपाउंड नाउन बताया था कि प्रेपो होगी, प्रेपो के साथ साथ इधर आपके दो नाउन दे रखे होंगे। अब मैंने जो कल आपको कंपाउंड बताया था वो ये बताया था, नाउन होगा, फिर आपको प्रेपो दे गया,
एक प्रेपो देगा और फिर आपको एक नाउन और देगा। अब दोनों नाउन जो होंगे वो मेरे भाई सेम होंगे। ये कल वाला कंपाउंड था, जैसे डोर टू डोर, ये वाला मैंने बताया था पेज टू पेज आफ्टर पेज, डोर टू डोर, ये चीजें मैंने आपको बताई थी। तो मतलब मैंने जो कल आपको कंपाउंड बताया था वो ये था कि जो दोनों नाउन आपको दे रखे होंगे वो सेम होंगे। लेकिन आज जो आपके सामने कंपाउंड आ रहा है उसके अंदर क्या होगा, नाउन होगा, प्रेपो होगी, नाउन होगा। लेकिन दोनों के दोनों जो नाउन होंगे वो अपने आप में डिफरेंट होंगे, यानी अलग अलग होंगे प्यारे साथी। कैसे होंगे, अलग अलग होंगे। अब देखो ना, यहां पे डॉटर दे रखा है, यहां पे लॉ देख रखा है, तो है ये नाउन का कंपाउंड ही, लेकिन ये दूसरे टाइप वाला कंपाउंड है जो कि मैंने आपको कल बताया था। कहा था ना कि नाउन प्रेपो नाउन का कंपाउंड बनता है और वो दो तरीके के बनते हैं, एक जिसमें नाउन सेम होते हैं दोनों तरफ और एक जिसमें डिफरेंट हो जाते हैं। तो आज ये दूसरे टाइप वाला क्वेश्चन हमारे सामने आ गया। अब इसके अंदर मैं अगर आपसे बात करूं तो दो तरीके के क्वेश्चन बनते हैं ऐसे कंपाउंड से। दो तरीके के क्वेश्चन, एक तो आपसे सिंगुलर प्लूरल बनाने वाला क्वेश्चन पूछता है जो कि यहां पे पूछा गया है, यही टाइप का क्वेश्चन यहां पूछा गया है। और एक क्वेश्चन और यहां से बनाता है, वो होता है पजेशन वाला, यानी पजेशन वाला क्वेश्चन भी यहां से बनता है। तो पजेशन कैसे लगाई जाती है वो मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल आप यहां पे अभी केवल ये वाली बात सीखिए, इससे रिलेटेड आगे क्वेश्चन आएगा तो वहां मैं आपको पजेशन लगाना बताऊंगा। अभी सिंगुलर प्लूरल का क्वेश्चन है तो सिंगुलर प्लूरल करते हैं इसका। देखो, जब भी आपको कोई भी कंपाउंड नाउन दे दिया जाए और उसका आपको प्लूरल करना हो तो आप ये बात दिमाग में बिठा लीजिएगा, कभी भी कोई भी कंपाउंड नाउन दे रखा हो और उसका आपको प्लूरल बनाना हो तो आप 90% केस में आप उसके 90% केस में आप उसके मेन नाउन का सिंगुलर प्लूरल करेंगे, मेन नाउन का। ठीक है, यानी आपको जो प्लूरल करना होगा वो किसका करना होगा, मेन नाउन का प्लूरल करना होगा आपको। आप जब भी कभी भी आपको कंपाउंड नाउन दिया जाएगा तो उसका प्लूरल बनाने के लिए आप क्या करेंगे, मेन नाउन के अंदर एस या एस जो भी आपको लगाना होगा वो आप लगाएंगे। अब आप मुझे बताओ क्या यहां पे ऐसा किया गया है? तो आप नोटिस करो, डॉटर इन लॉ, तो असल में ये डॉटर इन लॉ वाला जो शब्द है ये आपकी जो एक तरीके से लड़के की जो बीवी होती है उसके लिए आता है। जैसे मान लो मैं हूं, कल को मेरा बेटा होगा या जो होगा, तो फिर उसका एक तरीके से एग्जाम्पल के तौर पे मान लो जैसे मैं हूं और कल को मेरा जो बेटा होगा जब उसकी शादी होगी तो उसकी जो वाइफ होगी वो मेरी कौन लगेगी, डॉटर इन लॉ लगेगी, क्योंकि वो शादी करके आई है तो वो कानूनी रूप से मेरी बेटी होती है। ठीक है, तो वो वाली बात है। तो यहां पे अगर देखा जाए तो आप मेन नाउन जब पहचानेंगे तो असल में इस वाले नाउन का तो कोई अस्तित्व ही नहीं है। क्या केवल आप मुझे बताओ, अगर डॉटर ना लिखे केवल इन लॉज लिख दे तो क्या कोई समझ में आएगी बात? तो ये कानूनी रूप से दिखाने के लिए होता है, लेकिन असल में ये वाला कोई मेन नाउन है ही नहीं। मेन नाउन जो यहां पे दे रखा है, भाई किसकी बात हो रही है, डॉटर की बात हो रही है। कौन सी डॉटर, जो कि कानूनी रूप से बनी है, उसकी बात हो रही है। तो यहां जो मेन नाउन आपका दे रखा है वो ये डॉटर दे रखा है। तो मैंने कहा जब कंपाउंड नाउन का सिंगुलर प्लूरल करना होता है तो मेन नाउन में एस या एस लगाते हैं। तो आपने जो यहां पे लॉ में लगा रखा है ना एस, ये गलत हो जाएगा। यहां से इसको हटा के डॉटर के अंदर एस लगा दो, काम ठीक हो जाएगा। तो डॉटर्स इन लॉ बोलते हैं, ना कि डॉटर्स इन लॉज, वो गलत हो जाएगा। ठीक है प्यारे साथी, तो बस गड़बड़ किस पार्ट में है, बी पार्ट के अंदर गड़बड़ है। यही हमारे क्वेश्चन का क्या होगा, राइट आंसर होगा। क्लियर भाई, बात समझ में आई? आगे चलूं, बहुत बढ़िया। अब यहां पे मैंने पता है कंपाउंड नाउन का केवल कौन सा क्वेश्चन बताया है, सिर्फ मैंने सिंगुलर प्लूरल करना बताया है। पजेशन कैसे लगाते हैं वो मैं आगे बताऊंगा और दोनों को कंबाइन करके भी बता दूंगा ताकि आप अच्छी तरीके से इनको ध्यान रख पाए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर करो जरा इसका, इसका आंसर करो भाई, क्या होगा इसका आंसर। क्वेश्चन पढ़िए, कह रहा है द न्यूज ऑफ हिज इन्वॉल्वमेंट इन इलीगल एक्टिविटीज हैव बीन हैव शॉक्ड एवरीबॉडी। अब इस क्वेश्चन में अगर आप नोटिस करोगे तो आपको इसमें यह समझना होगा कि कुछ, मैंने आपको याद होगा मैंने कैटेगरी पढ़ाई थी तो उसमें मैंने बताया था कि कुछ नाउन ऐसे होते हैं, कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो दिखने में प्लूरल होते हैं, मतलब दिखने में कैसे होंगे, प्लूरल। ठीक है, कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो दिखने में तो प्लूरल होते हैं लेकिन असल में वो एक्ट कैसे करते हैं, सिंगुलर की तरह। एक्ट कैसे करते हैं, सिंगुलर की तरह।
अब इसमें मैंने बहुत सारे आपको नाउन बताए थे, लेकिन मेरे प्यारे साथी यहां पे आपको समझना है, जो न्यूज वर्ड होता है ये भी आपका सिंगुलर की तरह ही काम करता है, यानी अनकाउंटेबल नेचर का होता है बेचारा, लेकिन इसको लोग प्लूरल समझ लेते हैं, भूल कर देते हैं प्लूरल समझने की, लेकिन ऐसा होता नहीं है। ये वर्ड आपका सिंगुलर सेंस में ही यूज होता है। तो न्यूज अगर हम बात करें तो ये एक कैसा वर्ड है, सिंगुलर वर्ड है, ठीक है। न्यूज कैसा है, ये सिंगुलर तरीके से यूज होता है, और अगर ये सिंगुलर तरीके से यूज होता है तो आप नोटिस करो, न्यूज आपका सब्जेक्ट है यहां पे, उसके बाद ऑफ प्रेपो दे रखी है, हिज इन्वॉल्वमेंट ये इसका ऑब्जेक्ट दे रखा है, फिर इन प्रेपोजिशन दे रखी है, फिर इलीगल एक्टिविटीज उसका ऑब्जेक्ट दे रखा है। तो अल्टीमेटली जो आपका सब्जेक्ट बच गया वो न्यूज ही तो है, और न्यूज कैसा सब्जेक्ट है, सिंगुलर। तो आप क्या जानते हैं कि भाई सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो जो वर्ब आएगी वो सिंगुलर आएगी, और अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो मेरे प्यारे साथी जो वर्ब आएगी वो कैसी आएगी, प्लूरल आएगी। तो जरा मुझे देखकर बताओ कि यहां पर मैं क्या लगाऊंगा आंसर। तो आप कहेंगे भैया जी द न्यूज के अकॉर्डिंग जो आपका आंसर आना चाहिए वो हैव नहीं आना चाहिए, हैज आना चाहिए। तो गलती हमें मिल गई, यहां पे हैव नहीं आएगा, क्या आएगा, हैज आएगा। किस पार्ट में गड़बड़ है भाई, ए वाले पार्ट में। चलें आगे, चलो नेक्स्ट चलते हैं। ये लो भाई, ये क्वेश्चन तो खुद से कर दो यार, क्वेश्चन नंबर 32 खुद से कर दो, क्योंकि कल भी मैंने लगभग 2 क्वेश्चन ऐसे कराए थे और आज भी वैसा ही क्वेश्चन आ गया। कह रहा है योर एडवाइजेज वर टाइमली एंड गाइडेड मी टू टेक द राइट डिसीजन। हालांकि यहां पे अगर देखा जाए तो गलती कहेंगे नहीं, क्योंकि ये माइनर एरर के अंदर आती है, माइनर मिस्टेक मानी जाती है, और एसएससी इसको बहुत ही कम कंसीडर करती है। वैसे अगर आप देखोगे तो मैं आपको एक चीज इसमें बताऊंगा, उस पर आप ध्यान देना। चलिए मेरी बात को यहां पे ध्यान से सुनिएगा। देखो, अगर हम बात करें एसएससी की खास बात क्या है, एसएससी जब भी कोई एग्जाम लेती है तो उसकी एक खास बात होती है कि वो कभी भी उन एरर्स को काउंट नहीं करती जो उसकी नजर में माइनर एरर होते हैं, वो काउंट करती है हमेशा ब्लंडर को। अब जैसे यहां पे अगर आप नोटिस करोगे तो आपको केवल बस ये दिख रहा होगा कि भैया जी एडवाइजेस तो होता ही नहीं है, ये आपने कल की क्लास में बताया था कि एडवाइस जो होता है इसका मतलब होता है सलाह, और ये एक अनकाउंटेबल नाउन होता है। हालांकि एडवाइस 2 तरीके से लिखा जाता है, एक तो ये वाला एडवाइस, एक ये वाला एडवाइस होता है, ठीक है, और एक ये वाला एडवाइस होता है। 2 तरीके से लिखा जाता है। अब ये वाला वर्ब होता है और ये वाला आपका क्या होता है, नाउन होता है प्यारे साथी। तो अब ये जो एडवाइस आपका नाउन वाला है, ये मेरे भाई क्या होता है, ये अनकाउंटेबल नेचर का होता है। अब जब ये अनकाउंटेबल नेचर का होता है तो इसका प्लूरल बनाने का तो कोई मतलब ही नहीं है, प्लूरल तो बनेगा ही नहीं इसका, क्योंकि ये तो अनकाउंटेबल नेचर का है। तो यहां पे सबसे पहली बात तो ये है कि एग्जामिनर ने क्या करके दे रखा है, एडवाइजेस करके दे रखा है, तो ये गलती। उसके बाद भैया जब ये प्लूरल ही नहीं हो सकता, तो जब ये एडवाइस अनकाउंटेबल नेचर का है, और मैंने कहा था अनकाउंटेबल नाउन के साथ हमेशा वर्ब कैसी आती है, सिंगुलर वर्ब आती है, तो यहां वर्ब भी नहीं आएगा, क्या आएगा प्यारे साथी, वॉज आएगा। तो ये भी एक गड़बड़ हो गई, यहां के क्या आएगा, वॉज आएगा, ठीक है। तो यहां पे हमें पहले ही पार्ट के अंदर 2 गड़बड़ ऑलरेडी मिल चुकी हैं। तो यहां पे जो ब्लंडर करने वाली बात है एसएससी के द्वारा, वो पहले ही वाले पार्ट में की गई है, इसीलिए आंसर जो बनेगा वो क्या बनेगा, ये वाला पार्ट। ये गलती है, तो डी ऑप्शन हमारे क्वेश्चन का क्या होगा, राइट आंसर। लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि एसएससी ने यहां गलती नहीं की है, गलती ये भी है। क्यों, क्योंकि याद होगा मैंने आपको वर्ब चैप्टर के अंदर कोलोकेशंस पढ़ाए थे, याद है या भूल गए। वर्ब चैप्टर के अंदर मैंने आपको कोलोकेशन पढ़ाए थे, और उसमें मैंने आपको कुछ चीजें बताई थी, अगर आपको ध्यान होगा। कोलोकेशन का मतलब होता है कि कौन सी चीज के साथ, किस शब्द के साथ किस वर्ब का यूज करना है, कौन सी वर्ब बिल्कुल एप्रोप्रिएट होगी उसके लिए, वो कहलाता है कोलोकेशन। अब उसके लिए मैंने आपको बताया था कि जो डिसीजन होता है या कोई भी मिस्टेक होती है उसको मेक किया जाता है प्यारे साथी, टेक नहीं किया जाता, या डू नहीं लगाया जाता। तो यहां पे डिसीजन के लिए अगर आप देखोगे तो मेक, अब यहां पे क्यों फर्स्ट फॉर्म है तो हम इसके लिए क्या लगाएंगे, मेक लगाएंगे। तो टेक अ डिसीजन नहीं, मेक अ डिसीजन, मेक अ राइट डिसीजन, ठीक है, समझ में आ गई बात। लेकिन यहां पे टेक तो बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि अकॉर्डिंग टू कोलोकेशन ये चीज गलत हो जाएगी। तो फिलहाल जो दूसरी गलती थी वो भी मैंने यहां पे आपको बता दी है, अगर आप इससे चूक रहे हो तो इसको यहां पे देख लीजिएगा, ये भी एक मिस्टेक है। फिलहाल एसएससी ने ब्लंडर जो किया हुआ है वो यहां किया हुआ है, तो आंसर हम यही मार्क करेंगे। समझ में आ गई बात,
बहुत बढ़िया, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33, इसका आंसर कीजिए जरा। क्वेश्चन पढ़िए, कह रहा है दैट हाउस इज बिल्ट ऑफ स्टोन्स। देखो, आपकी दो चीजें होती हैं, एक तो स्टोन होते हैं और एक ब्रिक्स होता है। पहले मुझे बताओ, ब्रिक्स जानते हो? अरे ब्रिक्स सम्मेलन की बात नहीं कर रहा हूं प्यारे साथी, ब्रिक्स मतलब ईंटें। अब याद रखना, ईंटें की अगर हम बात करें तो आप इसको ब्रिक नहीं कर सकते, क्योंकि ब्रिक कोई वर्ड ही नहीं बनेगा, ये ब्रिक्स ही रहता है आपका, ठीक है, ब्रिक्स ही वर्ड रहता है आपका। तो ये तो आपका हो सकता है, बट लेकिन जो स्टोन वर्ड होता है, जब आप नॉर्मली जनरल सेंस में बात करोगे तो हम ऐसे बोलते हैं कि ये जो घर है वो भाई किसका बना हुआ है? पत्थर का बना हुआ है, पत्थर का बना हुआ है, पत्थरों का बना हुआ है, ऐसे थोड़ी ना बोलेंगे। तो बिल्ड ऑफ स्टोन बोलेंगे, आगे स्टोन्स बोलेंगे, वो चीज गलत हो जाएगी प्यारे साथी, ठीक है ना। तो दिस हाउस इज बिल्ड ऑफ स्टोन, ठीक है। तो यहां पे जो गड़बड़ जिस पार्ट में दे रखी है वो कौन सा है आपका? ये वाला पार्ट, ठीक है, ठीक है भाई। तो जनरली सेंस में ये क्या होता है? अनकाउंटेबल नेचर का होता है, यानी आंसर हमारा किस पार्ट में? सी पार्ट में। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका आंसर करो। अब देखो, मैंने कहा था ना, जो चीज मैं पीछे बता के आया हूं पूरा उसी कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन है, आराम से कर दो ये क्वेश्चन। क्वेश्चन पढ़ो, कह रहा है माई नेबर्स ग्रैंडसन इज ओनली 5 मंथ ओल्ड। अब आप नोटिस करो, मैंने अभी बताया था, क्या ओल्ड के बाद कोई भी नाउन इंक्लूड है? तो आप कहेंगे भैया जी ऐसा तो इसमें नहीं दे रखा। अब जब इसके अंदर नाउन इंक्लूड नहीं है, मतलब आपका जो नाउन है, मेन नाउन, वो यहां पे मंथ है, और आपको काउंटिंग दे रखी है 5, यानी 1 से ज्यादा है। तो मैंने क्या बताया था, जब 1 से ज्यादा आपको काउंटिंग दे रखी हो और उसके बाद कोई आपको ऐसा नाउन यूज करना हो जो कि एक नॉर्मल नाउन है, तो वो प्लूरल यूज होता है, क्योंकि यहां पर आपका मेन नाउन यही है। इसके ओल्ड के बाद कोई नाउन दिया ही नहीं गया है यहां पे। तो आपको यहां पे आप ऐसे नहीं बोल सकते इज ओनली 5 मंथ ओल्ड, आपको बोलना होगा 5 मंथ्स ओल्ड। अगर यहां ओल्ड के बाद कोई नाउन इंक्लूड होता तो ये पूरी की पूरी जो बात होती वो अपने आप में एडजेक्टिव बन जाती, और फिर मैं इसमें एस नहीं लगा पाता। लेकिन अभी इसमें लगाना पड़ेगा, क्योंकि मेन नाउन आपका ये मंथ ही है। आपको पीछे मैं इसका पूरा लॉजिक बता चुका हूं, तो आशा करता हूं कि आप इसने इसको आसानी से कर लिया होगा। आंसर होगा आपका सी पार्ट के अंदर। नेक्स्ट आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35, इसका आंसर करो जरा। ये क्वेश्चन कल के क्वेश्चन की तरह बेस्ड है, उसी की तरीके से है, पूरी तरीके से करो आंसर। क्वेश्चन पढ़ो, कह रहा है द प्रिंसिपल रिक्वेस्टेड द टीचर्स टू मॉनिटर एंड टेक केयर ऑफ द स्मॉल चिल्ड्रन। अब इस क्वेश्चन में आप नोटिस करो, इस क्वेश्चन में अगर आप देखोगे तो यहां तक तो बातें आपको सही नजर आएंगी। द प्रिंसिपल रिक्वेस्टेड, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब लगा रखी है, किससे रिक्वेस्ट की है? टीचर्स से रिक्वेस्ट की है। क्या करने की रिक्वेस्ट की है? टू मॉनिटर, उसके बाद एंड लगाया है, उसके बाद टेक लगाया, बिल्कुल ठीक बात है, क्योंकि इन्फिनेटिव के लिए यहां फर्स्ट फॉर्म, फिर एंड लगा के यहां फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। फिर आगे देखो, केयर ऑफ ऑल स्मॉल चिल्ड्रन, ठीक है भाई। तो यहां पे अगर देखा जाए तो बाकी सारी चीजें ठीक है, यहां ये वाला जो भाग है इसमें संदेह है, इसमें है कि एरर है। अब क्या एरर है वो मैं आपको समझाता हूं। प्यारे साथी, आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि ये जो एफस्ट्रॉफी एस होता है ये कब यूज किया जाता है। तो आप कहेंगे भैया जी एफस्ट्रॉफी एस जो है इसका यूज हम तब करेंगे जब हमें पोजीशन बतानी हो, और पोजीशन बताने के लिए डेफिनेटली 2 नाउन का होना जरूरी है। भाई एक नाउन दूसरे नाउन पर ही तो पोजीशन दिखाएगा, यानी कि पोजीशन दिखाने के लिए कोई चीज भी तो होनी चाहिए। भाई किसी चीज पे अधिकार दिखाओगे या अपने से जुड़ी कोई चीज बताओगे तो दूसरी चीज भी तो होनी चाहिए। आपने यहां पे ये बोल दिया टीचर्स, लेकिन व्हाट, कुछ पता थोड़ी ना चल रहा है। तो यहां पर असल में अगर देखा जाए तो मैं आपको लॉजिक बता रहा हूं, यहां पर एपस्ट्रॉफी एस की जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि प्रिंसिपल ने सभी टीचर्स से रिक्वेस्ट की कि भाई क्लासेस को आप जाइए, मॉनिटर कीजिए, मतलब ध्यान रखिए उनका, और दूसरी चीज बच्चों को, जो छोटे बच्चे हैं उनका भी आपको ध्यान रखना है, क्लास पे नजर रखनी है, और जो छोटे बच्चे हैं उनका ध्यान रखना है। तो वो सभी टीचर्स से रिक्वेस्ट की है। तो असल में एग्जामिनर यहां पे इस टीचर वर्ड का आपसे प्लूरल करवाना चाह रहा था। क्या करवाना चाह रहा था? प्लूरल करवाना चाह रहा था, लेकिन उसने एपस्ट्रॉफी एस लगा के दे दिया, क्योंकि बच्चा पढ़ के देख
लगेगा तो उसको टीचर्स की साउंड आएगी, तो उसको भी लगने लगेगा कि यार ठीक तो है, एस लगा रखा है। लेकिन मेरे प्यारे साथी ये केवल एस नहीं लगाया है, एपोस्ट्रोफी एस लगाया है, और इसका यूज पोजीशन दिखाने के लिए होता है, ना कि सिंगुलर प्लूरल करने के लिए। तो बस यही गड़बड़ है इसके अंदर, एपोस्ट्रोफी एस नहीं लगाएंगे आप यहाँ पे, आपको यहाँ पे लगाना होगा नॉर्मल एस। क्या लगाना होगा मेरे प्यारे साथी? नॉर्मल एस लगाना होगा। तो बी पार्ट में क्या है, गड़बड़ है, नॉर्मल एस लगाना था, बस बात खत्म। सिंगुलर प्लूरल से देख लो, बच्चे कहते हैं कि भैया जी ये सिंगुलर प्लूरल क्यों सिखाते हो? भाई इसीलिए सिखाते हैं क्योंकि सिंगुलर प्लूरल से देखो ना आप कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर में। नाउन चैप्टर पे बेस्ड सिंगुलर प्लूरल से ही कितने क्वेश्चन पूछे गए। बनाना करना सिंगुलर प्लूरल है, लेकिन एग्जामिनर क्या करके लगा के दे रहा है? पोजीशन लगा के दे रहा है। लेकिन पोजीशन के लिए दूसरा नाउन भी तो होना चाहिए, तभी तो पोजीशन दिखाओगे। नेक्स्ट आ जाओ, इस क्वेश्चन का आंसर करो। कह रहे द क्राउड ऑफ द माइग्रेंट वर्कर एट द स्टेशन फॉर द श्रमिक स्पेशल इज अनफॉरगेटेबल। क्या होगा भाई इस क्वेश्चन का आंसर? देखो, सबसे पहले समझो, आप वीडियो पॉज करके आंसर कीजिएगा, नहीं हुए तो आप इसको देखिए। देखो, यहां पर आप देखोगे क्राउड की बात हो रही है मेरे प्यारे साथी। क्राउड का मतलब होता है भीड़। क्राउड का मतलब क्या होता है? भीड़ होता है। अब आप मुझे बताइएगा, अगर कहीं पे कोई एक व्यक्ति खड़ा है तो क्या मैं इसे क्राउड कह सकता हूं? तो आप कहेंगे यार एक व्यक्ति से कैसे क्राउड बनेगा? बिल्कुल भी नहीं भाई। क्राउड हम देखते हैं, कोई कंसर्ट होता है, म्यूजिक कॉन्सर्ट होता है, या कहीं पे मैच वगैरह होता है, तो वहां होता है असल क्राउड। देखते हो कैसी भीड़ हो जाती है, कितना शोरगुल करते हैं वो लोग, तो वो होती है भीड़। क्या उसके अंदर आप लोगों को गिन पाते हो? हजारों लाखों लोग मौजूद होते हैं, तो एक व्यक्ति से तो क्राउड नहीं बनेगा, ये बात तो हो गई प्रूव। तो जब क्राउड एक व्यक्ति से नहीं बनेगा तो मेरे प्यारे साथी माइग्रेंट वर्कर, एक वर्कर ने क्राउड कैसे बना दिया? गलत नहीं हो जाएगी बात? तो बस यही चीज हो गई गलत। मैंने आपको बताया था, जब भी ऑफ मेरे भाई सिलेक्शन का काम कर रहा होगा, क्योंकि क्राउड बनाने का काम कर रहा है, तो क्राउड बनेगा तो एक वर्कर से नहीं बनेगा, ज्यादा वर्कर से बनेगा। तो यहां पे जो ये माइग्रेंट वर्कर आपने लिख रखा है यही गलत है, यहां वर्कर्स आएगा प्यारे साथी। क्या आएगा? वर्कर्स आएगा। ठीक है, क्या आएगा? वर्कर्स आएगा, क्योंकि एक वर्कर से क्राउड नहीं बनेगा, ज्यादा वर्कर से बनेगा। आगे चलें जी, चलो नेक्स्ट आ जाओ। ये रहा क्वेश्चन नंबर 37, इसका आंसर करो। अब ये क्वेश्चन मैं आप पे छोड़ता हूं, क्योंकि मैंने ऐसा क्वेश्चन पीछे कराया हुआ है, और मैंने कहा था मैं एक क्वेश्चन पे एटलीस्ट, एक कॉन्सेप्ट पे 2 क्वेश्चन तो रखूंगा ही रखूंगा, जिससे एक क्वेश्चन के अंदर जब मैं सब कुछ आपको पूरी जानकारी दे दूंगा तो दूसरे क्वेश्चन को आप बहुत आसानी से कर ले जाओगे। अब जैसे यहां पे आप नोटिस करो, कह रहा है हिज सन इन लॉज हैव इनहेंस्ड हिज बिजनेस विद अ शॉर्ट पीरियड। तो मेरे भाई, क्या मुझे यहां पे समझ में नहीं आ रहा है कि ये जो सन इन लॉ दे रखा है ये कंपाउंड नाउन है, और इसको यहां पे प्लूरल करके यूज किया गया है? समझ में आ रही है बात? अगर प्लूरल करके इसको यूज किया गया है, तो मैंने आपको क्या बताया था पीछे, कि कंपाउंड नाउन का प्लूरल करते समय हमेशा मेन नाउन को प्लूरल में बनाया जाता है। और मेरे प्यारे साथी, यहां पर ये जो लॉ वर्ड है ये मेन नाउन नहीं है। मेन नाउन जो यहां पे है वो सन है, या डॉटर है, या कोई और मदर वगैरह है, फादर वगैरह, ये चीजें मेन होती हैं। ठीक है ना? तो यहां पे सन्स इन लॉ होगा। क्या होगा? सन्स इन लॉ होगा। ठीक है, तो गड़बड़ किस पार्ट में मेरे प्यारे साथी? ए वाले पार्ट में गड़बड़ है, सन्स इन लॉ होगा, यानी राइट आंसर ए वाला ऑप्शन है। ठीक है भाई, ए वाला ऑप्शन क्या है? राइट आंसर है। अब जैसे ही सन्स इन लॉ कर दोगे ये प्लूरल हो जाएगा, और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब आ जाएगी, बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ, इस क्वेश्चन का आंसर करो। ये भी बढ़िया क्वेश्चन है, क्वेश्चन पढ़ो। कह रहे आई डू नॉट लाइक टू रीड दीज काइंड ऑफ नॉवेल्स। बताइए इसमें क्या गड़बड़ आपको नजर आ रही है? तो देखो, सबसे पहले आप ये देखो, आई जो होता है ये होता सिंगुलर ही है। याद रखना, मैंने आपको प्रोनाउन चैप्टर में ये बात बहुत अच्छे से बताई है कि जो आई होता है वो होता सिंगुलर ही है, लेकिन इसके साथ क्या होता है, कुछ जगह पे हमें बेस फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज करना होता है। हालांकि पास्ट में ऐसा नहीं होता, पास्ट में हमें आई के साथ वॉज भी लगाना पड़ता है और वर भी लगाना पड़ता है। वर हम तब लगाते हैं जब बात इमेजिनेशन की होती है, और वाज हम तब लगाते हैं जब हम नॉर्मली पास्ट की किसी घटना की बात कर रहे होते हैं। समझ में आई बात? बाकी सबके साथ में क्या रहता है, आई के साथ बेस फॉर्म आती है, बेस फॉर्म। तो आप यहां पे देखो,
आप यहां पे लगाओगे आई डू, बिल्कुल ठीक है। अगर एग्जामिनर यहां डज करके दे देता तो बात क्या हो जाती, गलत हो जाती, ठीक है, लेकिन नहीं किया है। तो आई डू नॉट लाइक टू, टू आपका इन्फिनेटिव है तो इसके बाद ये फर्स्ट फॉर्म आनी चाहिए, बिल्कुल ठीक है। फिर आगे देखो, कह रहा है दीज काइंड। मेरे प्यारे साथी, शुरू जब की थी क्लास मैंने तुरंत ही आपको बताया था कि दिस के साथ में, ध्यान से मेरी बात समझना, दिस के साथ में सिंगुलर आपका, क्योंकि ये सिंगुलर होता है तो इसके साथ आने वाला जो नाउन होगा, क्योंकि ये आपका क्या होता है, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव या आप डिटरमिनर इसको मान सकते हो। तो मेरे प्यारे साथी ये सिंगुलर होता है, तो सिंगुलर होता है तो इसके साथ आने वाला जो नाउन होगा वो भी कैसा होगा, सिंगुलर होगा, वो भी कैसा होगा, सिंगुलर होगा। लेकिन इसी का एक बड़ा भाई होता है जो कि होता है दीज, और ये कैसा होता है मेरे भाई, इसका प्लूरल होता है। तो इसके साथ आने वाला जो नाउन होगा वो कैसा आएगा, प्लूरल आएगा। कैसा आएगा, प्लूरल आएगा। तो जरा यही बात आप ध्यान रखिएगा और मुझे बताइए क्या यहां पे आपको दे रखा है। तो आप कहेंगे भैया जी यहां पे दिस थोड़ी ना दे रखा है, यहां तो दीज दे रखा है। और अगर यहां दीज दे रखा है तो भाई इस प्रकार की नॉवेल्स मैं पढ़ना पसंद नहीं करता, ऐसे करके आप बोल रहे हो। तो दीज काइंड नहीं होगा क्योंकि इसके साथ आने वाला नाउन प्लूरल आएगा, तो काइंड्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे प्यारे साथी, काइंड्स बोलेंगे, काइंड्स। ठीक है, यहां पे गड़बड़ किस पार्ट में, बी पार्ट में, ठीक है ना, दीज काइंड्स ऑफ नॉवेल्स होगा। नेक्स्ट आ जाओ, जरा इसका आंसर कीजिए। ये भी क्वेश्चन बढ़िया है और उसी तरीके का क्वेश्चन है, आराम से आप कर दोगे। बताओ जरा इसका आंसर क्या होगा। कह रहा है बी वॉट 2 डजन्स मैंगोज फ्रॉम द मार्केट। अब यहां पे अगर आप नोटिस करोगे तो क्या ये बिल्कुल वैसे ही क्वेश्चन है जैसे वो 100 रुपी 200 रुपी वाला क्वेश्चन हम कर रहे थे, उसी तरीके का क्वेश्चन ये है। यहां पे अगर आप नोटिस करोगे तो ये डॉजन आपको एक यूनिट दे रखी है, दर्जन भी बोलते हैं इसको हिंदी में, और यहां पे 2 आपको एक काउंटिंग दे रखी है। तो अगर आप नोटिस करोगे तो प्यारे साथी मैंने आपको ये बताया था कि कभी भी जब हम क्वेश्चन कर रहे होते हैं और उस क्वेश्चन में अगर आपको काउंटिंग और उसके साथ साथ यूनिट अगर आपको दे दी जाए और उसके बाद में आपको कोई और नाउन भी अगर इंक्लूड किया गया है, तो ऐसे केस में आप जो है अपनी यूनिट को सिंगुलर सेंस में यूज करेंगे। थोड़ी टिपिकल लैंग्वेज हो रही है ना, अभी आपको आसानी से मैं ऐसी लैंग्वेज बता दूंगा जिससे आप आसानी से इसको याद रख पाएंगे। मेरे प्यारे साथी यहां पे आप देखो, कह रहा है बी वॉट 2 डजन्स मैंगोज फ्रॉम द मार्केट। आप यहां पे मुझे बताओ, ये बी आपका सब्जेक्ट है, बॉट आपकी सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है, और ये इस बॉट वर्ब का ऑब्जेक्ट है। क्या खरीदा जी, 2 दर्जन आम खरीदे। क्या खरीदा, 2 डजन मैंगो खरीदे। ठीक है, तो यहां पे अगर आप देखोगे ये इस बॉट वर्ब का ऑब्जेक्ट है, फिर फ्रॉम प्रेपोजिशन है और द मार्केट उसका ऑब्जेक्ट है। तो यहां पर आप ये देखकर बताओ, ये जो मैंगोज है आपका मेन नाउन तो ये है ना, तो सिंगुलर प्लूरल जो होगा वो इसका होगा। बाकी जो ये 2 डजन जो चीज आपको दे रखी है, ये मेरे भाई इस मैंगो के लिए क्या है, ये इस मैंगो के लिए एडजेक्टिव का काम कर रही है। ये पूरी की पूरी यूनिट जो है वो आपके मैंगो के लिए किसका काम कर रही है, एडजेक्टिव का। और आपको मैंने क्या बताया था, जनरली केस में क्या होता है, एडजेक्टिव का 90% केस में आप देखोगे एडजेक्टिव का सिंगुलर प्लूरल नहीं होता। कुछ ऐसे टॉप लेवल के क्वेश्चन बनते हैं जहां पे ये होता भी है, इसीलिए मैं 90% बोल रहा हूं, कुछ जगह पे देखने को मिलेगा आपको। ठीक है, तो यहां पे आप फिलहाल समझिएगा कि मेरे भाई ये जो एडजेक्टिव की जब तरह से काम करने लगेंगे तो हम इसमें सिंगुलर प्लूरल नहीं करेंगे, यानी जो आपने ये एस लगा रखा है ये गलत हो जाएगा। अगर हाँ केवल यहां पे बस इतना ही होता 2 डजन्स, ठीक है, या डॉजेंस हो जाता, जब यहां पे कोई डिजिट वगैरह इंक्लूड नहीं होती, तो उस केस में हमें ऑफ प्रेपो लगा के इसको यूज करना पड़ता। फिलहाल यहां पे आपको डिजिट भी लगा रखी है, यूनिट भी दे रखी है, और उसके बाद मेन नाउन भी इंक्लूड है, तो आप इसको प्लूरल नहीं कर सकते, आपको नॉर्मल बोलना होगा 2 डजन मैंगोज। डॉजन्स मैंगोज नहीं बोलेंगे, वो गलत हो जाएगा। ठीक है भाई, तो नॉर्मल सी बात है क्योंकि ये पूरा का पूरा एडजेक्टिव वाला पार्ट है और एडजेक्टिव का सिंगुलर प्लूरल नहीं करते। नॉर्मली आप बस इतनी बात दिमाग में लेके चलो। ठीक है भाई, समझ में आ गई बात, बस सी पार्ट में आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ आगे, जरा इस क्वेश्चन का आंसर करो। बाकी इसमें और कुछ भी नहीं है, ये जो आपका यूनिट वाला जो पार्ट है इसके अंदर मैं आपको और चीजें भी बताऊंगा। आप जानते हैं 2 तरीके का होता है ऐसा, ठीक है, 2 तरीके की चीजें होती हैं इसके अंदर। अब चूंकि ये क्वेश्चन आई गया है तो इसके बारे में पूरी जानकारी यहीं दे देते हैं। देखो,
आप याद रखना ये जो यूनिट वाले क्वेश्चन होते हैं जैसे डॉजन हो गया, ऐसी अगर हम बात करें 100 हो गया, ऐसी अगर हम बात करें 1000 हो गया, ठीक है, ऐसी ही बात करें तो मिलियन हो गया, बिलियन हो गया, तो ये जो यूनिट आपको दे रखी हैं, या ऐसी ही हम बात करें तो लीटर हो गया, यानी कि जो आपके मेजरमेंट करने वाली जो चीजें होती हैं, जो भी यूनिट वगैरह होते हैं, जब भी ये चीजें आपको दे रखी हो, तो ऐसे केस में आपको नोटिस करना है कि जो भी यूनिट आपको दे रखी होगी उस यूनिट के साथ में आप इन यूनिट को दो तरीके से यूज कर सकते हो। एक तो ऐसा कि आप इनके पहले कोई काउंटिंग लगा दोगे, इनके पहले क्या कर दोगे, कोई काउंटिंग लगा दोगे, और जब इनके पहले कोई काउंटिंग लगा दोगे तो डेफिनेटली ये जो पूरा हिस्सा होगा ये मिलके अपने आप में किसका काम करने लगेगा, एडजेक्टिव का काम करने लगेगा, और इनके बाद आपको एक नाउन और दिखाई देगा। 100% आप देखना, इसके बाद आपको एक नाउन और दिखाई देगा। आप कभी भी देखना इसके बाद आपको एक नाउन जरूर दिखाई देगा, जैसे $1 मिलियन, $2 मिलियन, ₹2000, ₹3000, ऐसे करके। तो जब भी आप यहां पे कोई ना कोई काउंटिंग यूज करेंगे किसी भी यूनिट से पहले, तो आपको उसके साथ जरूर कोई ना कोई नाउन दिखाई देगा, और ऐसे केस में आपकी ये जो काउंटिंग है यहां, ये जो आप यूनिट यूज कर रहे हैं इसका प्लूरल नहीं करेंगे, यानी आप 100 का हंड्रेड्स नहीं करेंगे, 1000 का थाउजेंड्स नहीं करेंगे, और मिलियन का मिलियंस नहीं करेंगे, जब आपको इस तरीके का पार्ट दे रखा होगा। लेकिन एक चीज होती है जिसमें आपको ये जो आपकी जो यूनिट वगैरह दे रखी है इनको प्लूरल करने की जरूरत पड़ती है। वो कहां होता है, वो तब होता है जब हम उसके साथ कोई काउंटिंग ना लगाएं, यानी नॉर्मली हमने यूनिट लिख दी, कोई भी काउंटिंग मतलब हमने इसके पहले यूज नहीं की, ऐसे करके तो मैंने डॉजन और 1000 ले लिया। अब मैंने नॉर्मली क्या ले ली, यूनिट ले ली, लेकिन मैंने इसके पहले कोई भी काउंटिंग नहीं रखी है। तो जब मैं इसके पहले कोई भी काउंटिंग नहीं रखूंगा, तब मैं इसको सिंगुलर सेंस में यूज नहीं कर सकता, क्योंकि मुझे क्या पता मैं कितने डॉजन की बात कर रहा हूं। तो मेरे भाई फिर हमें सीधे सीधे क्या करना होगा, हमें इसको प्लूरल ही सेंस में मान के चलना पड़ेगा, यानी हमें इनमें एस लगा के यूज करना पड़ेगा। लेकिन अब डायरेक्टली ऐसे भी नहीं बोल सकते डॉजन्स मैंगोज या ₹1000, ऐसे भी नहीं बोल सकते, वो गलत हो जाएगा। आपको फिर इसमें ऑफ वाला स्ट्रक्चर यूज करना होगा, ₹1000 बोलोगे, या डॉजन्स ऑफ बनानाज या मैंगोज बोलोगे, यानी आपको फिर जो है वो ऑफ वाला स्ट्रक्चर यूज करना पड़ेगा। तो समराइज करके एक बार बता दूं मैंने क्या बताया है अभी तक इतनी देर में, आपको समराइज करके बस इतनी बात ध्यान रखो कि अगर यूनिट के पहले कोई भी काउंटिंग दे रखी है तो उसके बाद जरूर कोई ना कोई मेन नाउन दे रखा होगा, और ऐसे केस में चाहे काउंटिंग कुछ भी दे रखी हो आप यूनिट को प्लूरल नहीं करेंगे। समझ में आ गई बात। लेकिन अगर आपको काउंटिंग नहीं दे रखी और उस केस में आपको मेरे भाई यूनिट भी दे रखा है और कोई मेन नाउन भी दे रखा है, तो फिर आप उसको प्लूरल सेंस में ही यूज कर सकते हैं, लेकिन आपको ऑफ वाला स्ट्रक्चर यूज करना होगा। सिंपल है भाई। देखो टिपिकल चीजें तो हैं, लेकिन ये सब याद करने वाली चीजें हैं, आप इनको आसानी से याद कर लेंगे। ठीक है भाई, मैंने बहुत अच्छे से सारी चीजें सिखाई हैं। क्वेश्चन आप आसानी से तभी कर पाओगे जब मेरे भाई आप जो हैं चीजों को रिवाइज किए होंगे, तभी क्वेश्चन बनेंगे आपसे। ठीक है, फिलहाल मैंने आपको बता ही दिया है कि इसमें यहां पे डॉजन्स नहीं होगा, केवल डॉजन होगा राइट आंसर। नेक्स्ट आ जाओ, इस क्वेश्चन का आंसर करो। क्वेश्चन कह रहा है आर्म्स आर गिवन टू द पुअर्स। देखो, अगर हम बात करें, ये उसी कैटेगरी का है कि कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो दिखते भी प्लूरल है और होते भी प्लूरल है, ये चीज है। तो यहां पे अगर हम बात करें, ये जो आर्म्स वर्ड है इसका मतलब होता है दान या भिक्षा। ठीक है, तो ये प्लूरल सेंस में यूज होता है आपका। तो अब ये प्लूरल सेंस में यूज होता है तो इसके साथ आने वाली वर्ब भी प्लूरल आएगी। आर लगा रखी है, बिल्कुल ठीक है। आर आप जानते हो बी की फॉर्म होती है, तो उसके बाद या तो थर्ड फॉर्म लगाओ या फिर क्या लगाओ, आईएनजी वाली फॉर्म। थर्ड फॉर्म दे रखी है, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि भाई भिक्षा खुद से तो दे दी नहीं जाएगी किसी को कि मैं भिक्षा हूं लो मुझे ले चलो, ऐसे थोड़ी ना होगा, कोई ना कोई तो देगा ना। तो ये पैसिव सेंस में यूज होगा, तो बिल्कुल ठीक है। यहाँ पे यहां तक चीजें ठीक है। फिर आगे देखो, आपको दे रखा है टू द पुअर्स। तो आपको याद होगा मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बताया था जिसमें मैंने कहा था कि आप द प्लस एडजेक्टिव भी यूज कर लेते हैं,
और द प्लस एडजेक्टिव यूज करते हैं तो ये जो होता है ये सबके साथ फॉर्मेशन नहीं बनेगा, क्योंकि आप जानते हो कि जब हम आर्टिकल यूज करते हैं तो वो किसी ना किसी नाउन के लिए आता है, लेकिन ये वाला फॉर्मेशन थोड़ा सा हटके है। द प्लस एडजेक्टिव भी फॉर्मेशन पॉसिबल होती है, और ऐसे केस में जब आप इसका यूज करते हैं तो ये पूरी की पूरी होल कम्युनिटी को दिखाता है, यानी पूरा का पूरा जितना भी है। जैसे मैंने बोला द पुअर, तो द पुअर का मतलब हो गया सारे गरीब लोग। ऐसे ही मैंने बोला द रिच, तो सारे के सारे रिच लोग, ऐसे करके। समझ में आ गई ना मेरे भाई बात? तो यहां पे अगर हम बात करें, द प्लस एडजेक्टिव की भी फॉर्मेशन पॉसिबल होती है, और वो संपूर्ण यानी कंप्लीट उस चीज के बारे में बात करता है। तो यहां पे अगर आप नोटिस करेंगे तो द प्लस एडजेक्टिव भले ही आपका पूरा का पूरा मिलके नाउन का काम करता है, लेकिन कभी भी आपको उसमें एस या ईएस लगाने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि मेरे प्यारे साथी ये जो फॉर्मेशन बन के आपकी तैयार होती है ये ऑलरेडी अपने आप ही प्लूरल सेंस में वर्क करती है। किस सेंस में वर्क करती है? प्लूरल सेंस में। तो आपको इसमें अलग से याद रखना, आपको इसमें अलग से एस या ईएस लगाने की जरूरत नहीं पड़ती, अलग से एस या ईएस लगाने की जरूरत आपको नहीं पड़ती है। तो यही तो काम है इसके अंदर। ये जो एस या ईएस आपने लगा रखा है ये गलत हो जाएगा। भाई देखो ना, यहाँ पे ये क्या कर रखा है, दा लगा रखा है और उसके बाद पुअर्स कर दिया, तो गलत नहीं हो गया? दा पुअर ही, दा पुअर बोलते ही वो सारे गरीब लोग उसके अंदर इंक्लूड हो जाएंगे, आपको दा पुअर्स करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, सी पार्ट में आंसर है। नेक्स्ट आगे चलते हैं, जरा इसका आंसर बताओ। ये भी बढ़िया क्वेश्चन है, इसका आंसर बताओ जरा। कह रहा था क्रू ऑफ सेलर्स वर नॉट पर्टर्ब्ड बाय द स्ट्रॉन्ग गेल। ठीक है, तो आप मुझे बताइएगा कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो सबसे पहली बात अगर मैं बात करूं, जो ये क्रू होता है ये दो लोगों का होता है। मतलब क्रू जो होता है वो बेसिकली दो से मिलकर बनता है। एक तो अगर हम बात करें ये नाविकों के लिए यूज होता है, यानी कि जो समुद्र में नाव चलाने वाले लोग होते हैं, जहाज वगैरह चलाने वाले, तो उस पर जो एक तरीके से लोग मौजूद होते हैं, जो काम करने वाले या जो रह रहे होते हैं वहां पे उस जहाज के अंदर, उनको क्रू बोला जाता है। लेकिन ये जो क्रू वर्ड है ये मेरे भाई वायु यानी जो आपके एरोप्लेन्स होते हैं उसके सेंस में भी यूज होता है। यानी जो आपका पायलट हो गया और जो एयर हॉस्टेस हो गई, तो वो सारे के सारे मिलके भी उनका भी क्रू ही होता है। तो ये दोनों के सेंस में यूज होता है। फिलहाल यहां पर अगर हम बात करें तो ये जो क्रू वर्ड है वो किसके सेंस में यूज हुआ है? सेलर्स। और सेलर जो होते हैं ये मेरे भाई कौन होते हैं? समुद्री यात्री होते हैं। कौन होते हैं? समुद्री यात्री होते हैं। ठीक है, समुद्री यात्री। तो यहां पे ये नाविकों के सेंस में यूज हुआ है। बट आपको एक बात हमेशा याद रखनी होगी कि आपके जो कलेक्टिव नाउन होते हैं, बहुत प्यारी बात बताने जा रहा हूं, ध्यान से समझिएगा। जो आपके ये कलेक्टिव नाउन होते हैं, कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव नाउन, इनकी एक खास बात समझिएगा। कलेक्टिव नाउन जो होते हैं ये आपके दो सेंस में यूज होते हैं। एक तो यूनाइटेड सेंस और एक मेरे प्यारे साथी डिवाइडेड सेंस। दो सेंस में ये यूज होते हैं। अब डिवाइडेड सेंस का मतलब होता है जब चीजों के जो ओपिनियन हैं वो अलग अलग हो जाएं, और यूनाइटेड का मतलब होता है कि सारे के सारे एक साथ मिलकर उस काम को कर रहे हैं। तो आपको याद रखना, कभी भी आपका कलेक्टिव नाउन सब्जेक्ट का काम कर रहा हो, कभी भी आपका कलेक्टिव नाउन सब्जेक्ट का काम कर रहा हो और वो यूनाइटेड सेंस में अगर यूज हो रहा होगा, तो उसके साथ आने वाली जो वर्ब आएगी वो मेरे प्यारे साथी सिंगुलर वर्ब आएगी। कैसी वर्ब आएगी? सिंगुलर वर्ब। लेकिन अगर वो डिवाइडेड सेंस में यूज हुआ तो वो एक से अधिक पार्ट में बट के काम कर रहा होगा, उनके ओपिनियन अलग अलग हो जाएंगे। तो ऐसे केस में उसके साथ जो वर्ब आएगी वो मेरे प्यारे साथी प्लूरल वर्ब आएगी। लेकिन ऐसे में ये नहीं होगा कि आप क्रू का क्रूज कर दोगे, वो चीज गलत हो जाएगी। रहेगा वही, लेकिन उसके साथ जो वर्ब आएगी वो अलग हो जाएगी। तो कलेक्टिव नाउन के बारे में ये प्यारी सी छोटी सी बात आपको याद रखनी है कि कलेक्टिव नाउन जब यूनाइटेड सेंस में यूज होगा तब उसके साथ सिंगुलर वर्ब आएगी, डिवाइडेड सेंस में यूज होगा तब वर्ब कैसी आएगी? प्लूरल आएगी। सिंपल सी बात है भाई, आशा करता हूं समझ गए होंगे। अब बस जरा मुझे बता दीजिए, यहां पे ये जो क्रू है मेरे भाई ये यूनाइटेड सेंस में ही तो यूज हो रहा है कि भाई स्ट्रॉन्ग गेल से वो लोग बच नहीं पाए थे सारे के सारे। तो यहां पे अगर हम बात करें तो वॉर नहीं आएगा, वॉज आएगा, क्योंकि यूनाइटेड सेंस है, सीधी सी सीधी बात है। तो यहां पे बर नहीं आएगा, वॉज आएगा।
चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं। 2 क्वेश्चन और करने हैं बस हमें, फिर हमारा जो ये चैप्टर है वो खत्म हो, मतलब यहाँ पे क्वेश्चन हमारे आज के पूरे हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर कीजिए। ये है क्वेश्चन नंबर 42। बताइए, क्वेश्चन पढ़िए। कह रहे द अनसीजनल रेन कॉज्ड अ लॉट ऑफ डैमेज टू द क्रॉप्स। अब सबसे पहले मेरी बात को ये समझना कि जो ये आपका यहाँ पे अगर आप नोटिस करोगे द अनसीजनल रेन, बिल्कुल ठीक है, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब लगा रखी है। उसके बाद बताया गया है कॉज्ड व्हाट, भाई क्या चीज, क्या कॉज हुआ वो तो बताना है आपको ना, क्या प्रभाव हुआ उसका, कारण बनी किस चीज का, तो वो बताना है। तो वो आगे आपको बता रखा है अ लॉट ऑफ डैमेज टू द क्रॉप्स, यानी फसलों को बहुत ज्यादा नुकसान किया उसने। अब मेरी बात सबसे पहले ये समझना, कई सारे बच्चे ये मान के चलेंगे कि भैया जी अ लॉट ऑफ के बाद में प्लूरल काउंटेबल नाउन आता है। मैं कहूंगा यार बिल्कुल बात सही है, आता है। लॉट्स ऑफ के बाद भी प्लूरल काउंटेबल नाउन आता है, बिल्कुल ठीक बात है, मैं आपसे सहमत हूं। पर मुझे आप इतना बता दो, क्या आप ये कह सकते हो कि डैमेज आपका काउंटेबल नाउन है? मेरे प्यारे साथी नहीं, डैमेज एक अनकाउंटेबल नाउन है। आप यहां पे ये बात समझ लीजिए, अगर आप डैमेज का डैमेजेस कर देंगे, मेरी बात ध्यान से समझना, अगर आपने डैमेज का डैमेजेस कर दिया तो ये मीनिंग बदल जाएगा। डैमेज का मतलब होता है नुकसान, डैमेज का मतलब क्या होता है, नुकसान होता है। लेकिन डैमेजेस का मतलब होता है भरपाई, यानी नुकसान के बाद जो आप उसकी भरपाई करते हैं वो डैमेजेस कहलाती है। तो जब आप डैमेज बोलेंगे तो उसका मीनिंग कुछ और है, आपने उसका प्लूरल कर दिया तब उसका मीनिंग कुछ और हो गया। तो ये टाइप भी मैंने आपको बताया था ना, ये वाली कैटेगरी भी मैंने आपको बताई थी। तो यहां पर आप इसको जो मान के चलेंगे भाई, ये जो डैमेज होता है, मैं आपको इसके बारे में बता दूं, ये एक अनकाउंटेबल नाउन होता है। क्या होता है मेरे प्यारे साथी, अनकाउंटेबल नाउन। अब आपको मैं एक बात और बता देता हूं, यहां पे कॉन्सेप्ट ध्यान से समझिएगा। ये जो आपका लॉट ऑफ होता है, 2 टर्म होती है आपकी, यहां से क्वेश्चन पूछता है इसीलिए मैं थोड़ा सा समय लूंगा। देखो होता क्या है, 2 टर्म होती है आपकी, एक तो होती है अ लॉट ऑफ, 2 टर्म होती हैं, एक तो होती है अ लॉट ऑफ और एक टर्म होती है आपकी लॉट्स ऑफ। 2 टर्म होती है लॉट्स ऑफ। अब सबसे पहली बात याद रखना जो मैं यहां पे बताने जा रहा हूं वो ये है कि दोनों के बाद आप मेरे भाई काउंटेबल नाउन भी लगा सकते हैं। ब्लैक पेन लेते हैं, ज्यादा बेटर रहेगा, ध्यान से देखिएगा। दोनों के बाद आप काउंटेबल नाउन भी लगा सकते हैं और आप अनकाउंटेबल नाउन भी लगा सकते हैं। ठीक है, दोनों के बाद काउंटेबल नाउन भी लगा सकते हैं और अनकाउंटेबल नाउन भी लगा सकते हैं, दोनों ही आ जाएंगे। लेकिन आपको याद रखना है, जब भी आप इन दोनों के बाद काउंटेबल नाउन यूज करेंगे, कौन सा नाउन यूज करेंगे, काउंटेबल नाउन, तो वो हमेशा कैसे सेंस में आएगा, प्लूरल सेंस में। याद रखना, आ लॉट ऑफ की बात करें या लॉट्स ऑफ की बात करें, अगर आप इन दोनों के बाद काउंटेबल नाउन यूज करेंगे तो वो कैसा यूज होगा, प्लूरल सेंस में यूज होगा। लेकिन अनकाउंटेबल नाउन जब यूज करेंगे तो वो भी हो जाएगा, ऐसी बात नहीं है कि वो आ नहीं सकता, अनकाउंटेबल नाउन भी इनके बाद आ जाएगा। तो यहां पे ये अनकाउंटेबल नाउन है, बिल्कुल ठीक है, यहां पे दिक्कत नहीं है, कोई भी दिक्कत नहीं है। इस क्वेश्चन में जो बच्चे गलती निकालने की कोशिश कर रहे होंगे वो बहुत बुरे फंसे होंगे। इस क्वेश्चन में कोई गलती नहीं है, ये बेचारा नो एरर है। क्यों इस क्वेश्चन को मारे दे रहे हो फ्री फ्री में, ये नो एरर है मेरे भाई। ये क्वेश्चन आपका कैसा है, नो एरर है, इसमें कोई गलती नहीं है, कोई गलती नहीं है इसमें। अब एक पॉइंट जो मैं इसमें और छोटा सा समझाना चाह रहा हूं, वो ये समझाना चाह रहा हूं कि इसमें गलती बना सकता है तो एग्जामिनर किस तरीके की गलती बनाता है वो समझ लो। देखो, इसमें एग्जामिनर अगर गलती करेगा तो वो किस तरीके की गलती बनाता है। यहां पे आ लॉट दे रखा है, कई बार एग्जामिनर क्या करेगा, इसको लॉट्स ऑफ, आ के साथ में क्या करेगा, यहां पे लॉट्स ऑफ कर देगा, मतलब इसी के साथ में लॉट्स ऑफ कर देगा। तो भाई ये चीज तो गलत हो जाएगी। ऐसी इसके साथ में ये लॉट्स ऑफ दे रखा है, इसको लॉट ऑफ कर देगा। ये गलतियां करके देता है बस बच्चों बच्चों वाली, तो इनको ध्यान रखना है बस केवल। बाकी कोई और कोई गलती नहीं करेगा, इससे ज्यादा बड़ी गलती नहीं करेगा। सारी चीजें मैंने आपको बता दी हैं, ए लॉट ऑफ के साथ में और लॉट्स ऑफ के साथ में क्या यूज होता है, कैसे यूज होता है, सारी बातें मैंने इसी क्वेश्चन में रख दी है ताकि आगे आपको कोई भी दिक्कत ना आए। ठीक है, चलो नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43, जरा इसका आंसर करेंगे, ये अंतिम क्वेश्चन है मेरे प्यारे साथी, बताइए इसका आंसर। ये आज का अंतिम क्वेश्चन है, क्वेश्चन पढ़ो। कह रहा है हर कंफर्ट वॉज इन हर चिल्ड्रन, हर सेकेंड सन रूपर्ट, ठीक है, रूपर्ट वॉज स्पेशली डियर टू हर।
सबसे पहले समझने की कोशिश करो, क्या इसमें कहीं पर भी कोई गलती आपको नजर आ रही है? तो आप नोटिस करोगे कि भैया जी, हर आपका एक पजेसिव एडजेक्टिव है, डिटरमिनर आप कह सकते हैं। मैं बार बार जब से मैंने बैच शुरू किया है 2025 के लिए, मैं यही बात कहते आया हूं कि मेरे भाई, पजेसिव एडजेक्टिव बोलो या पजेसिव डिटरमिनर बोलो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैंने बेसिक में ही आपके सामने सारी बातें क्लियर की थी। तो यहां पे अगर आप नोटिस करोगे, हर आपका एडजेक्टिव है तो जाहिर सी बात है ये एक नाउन के लिए ही आएगा, पजेसिव एडजेक्टिव है। तो कंफर्ट आपको नाउन दे रखा है। अब चूंकि कंफर्ट का मतलब क्या है? आराम। तो ये एक तो फीलिंग होगी ना कि आराम महसूस हो रहा है। तो भाई ये अब्स्ट्रैक्ट नाउन है, अनकाउंटेबल नेचर से यूज होगा, तो इसके साथ आने वाली वर्ब कैसी आएगी? सिंगुलर आएगी। तो वॉज लगा रखा है, बिल्कुल ठीक है। फिर इन प्रेपो दे रखी है, उसके बाद हर चिल्ड्रन। तो भाई देखो, हर मतलब इसकी बात हो रही है, लड़की की बात हो रही है, और हर उसके लिए एकदम बिल्कुल फिर से आ जाएगा, ठीक है, ये भी पजेसिव एडजेक्टिव है आपका। और उसके बाद चिल्ड्रन, तो उसके बच्चों की बात हो रही है, ठीक है। अगर एग्जामिनर यहां फिर से चिल्ड्रंस कर देता तो बात गलत हो जाती। तो चिल्ड्रन है फिलहाल, बिल्कुल ठीक है, कोई गड़बड़ अभी तक यहां पे हमें नहीं देखने को मिली है। आगे बढ़ते हैं। फिर कह रहे हैं हर सेकंड सन। तो सेकंड सन, ये नहीं कि दो सन की बात हो रही है, सेकंड का मतलब होता है दूसरा, फर्स्ट का मतलब होता है पहला, ठीक है। तो यहां पे अगर हम बात करें हर सेकंड सन, तो बिल्कुल ठीक है, उस अपने एक दूसरे बच्चे की बात करी, क्योंकि उसके दो बच्चे तो उसमें से दूसरे वाले बच्चे की वो बात कर रही है। अब आगे उसका नाम भी बताया है, कौन है भैया वो दूसरा सन? रूपर्ट है। यानी कि यहां पे अगर हम बात करें, नाउन इन एपोजिशन यूज किया है, ठीक है, बिल्कुल सही है। तो यहां पे ये जो रूपर्ट है, ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है किसके बारे में? उसके दूसरे सन के बारे में। तो यहां पे सन के अकॉर्डिंग जब वर्ब आएगी तो वो सिंगुलर आएगी, लगा रखी है, बिल्कुल ठीक है। फिर कह रहा है स्पेशली डियर टू हर। तो बिल्कुल ठीक है मेरे भाई, इस क्वेश्चन में कोई गलती नहीं है, इट इज नो एरर। ये कैसा क्वेश्चन है मेरे भाई? नो एरर है, इसमें कोई गलती नहीं, कोई गलती नहीं है, बिल्कुल एकदम। जब आप चेक करोगे तो आपको ये बिल्कुल नो एरर दिखाई पड़ेगा, कोई गलती इस क्वेश्चन में नहीं है। तो मैं आशा करता हूं कि भाई आज की क्लास भी आपको पसंद आई होगी, और बढ़िया तरीके से आपने जो है चीज़ों को समझा होगा, और बढ़िया तरीके से काम को आपने किया होगा। बाकी आशा करता हूं कि आपको ये जो टॉपिक वाइज प्रैक्टिस क्लासेस हैं ये पसंद आ रही होंगी। और मेरे भाई, मैंने आपसे पहले ही कहा है कि हर क्वेश्चन पे मैं इतना टाइम देना चाह रहा हूं कि उस क्वेश्चन से रिलेटेड जितनी जानकारी हो सकती है वो आपको जरूर दे दूं, ठीक है भाई। वरना क्वेश्चन कराने का क्या है, मुश्किल से 10 मिनट नहीं लगेंगे 20 क्वेश्चन कराते हुए, तो कुछ होने वाला थोड़ी ना है उनसे। जल्दी जल्दी में आके निकल जाऊंगा लगा के, कोई मतलब नहीं है उसका। मेरा मतलब है कि मैं आप लोगों के लिए 2025 के लिए इस तरीके से तैयार कर दूं कि अगर किसी भी टॉपिक से कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा तो वो आपसे नहीं बचेगा, ठीक है भाई। चलिए, तो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद प्यारे भाई।